जय भीम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक विचार शेयर करना चाहूंगा जिस पर अधिकांश लोग कमेंट में मुझे गालियां ही देंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात को आपके साथ साझा किया था, वहां पर भी आप लोगों ने लाइक से ज्यादा डिसलाइक भेजे थे। मैंने जो बात उस वीडियो में कही थी वही बात आज इस वीडियो में कहूंगा। मैंने कहा था कि दुनिया का सबसे गंदा और बेहुदा धर्म अगर कोई है तो वह सनातन धर्म है, क्योंकि इस धर्म में धन की देवी लक्ष्मी, शिक्षा की देवी सरस्वती जैसी अनगिनत देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जब भी आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से प्रमुख विकसित देशों की बात होती है तो उन देशों का नाम आता है जहां इन बिल्लियों को कोई जानता तक नहीं। साथियों, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें शूद्र समाज को 6000 से भी अधिक जगह विभाजित करके जातियों के आधार पर नफरत भरी ऊंच नीच की जंजीरों से बांध दिया गया है, जिससे कभी भी ये लोग एकजुट होकर स्वाभिमान की तरफ उंगली न उठा सके। आज कुछ पार्टियां हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठाकर बहुजनों में फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर धर्म में फंसाकर हमसे वोट लेती हैं और सत्ता में आकर विकास के नाम पर मंदिरों का निर्माण करवाती है, क्योंकि उन्हें पता है हम सब हरामखोर हो चुके हैं और अपनी मेहनत से ज्यादा भाग्य और भगवान पर विश्वास रखते हैं। जितने अधिक मंदिर होंगे, बहुजनों को शिक्षा से दूर रखना उतना ही आसान होगा और भाग्य व भगवान का भ्रम देकर धर्म के नाम पर उनको शारीरिक रूप से गुलाम बना पाना संभव होगा। इसीलिए बहुजनों जागो और एकजुट होकर संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। मेरी इन्हीं बातों पर बहुत से लोगों को मिर्ची लग गई और उन्होंने कमेंट में भर भर कर गालियां दी। मित्रों, आपको ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपकी गालियों का इंतजार रहेगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग आज भी जातिवाद का समर्थन करते हैं, उन पर चंद्रशेखर आजाद का एक ऐसा बयान सामने निकल कर आया है जिसने मनुवादी जड़ों को हिलाकर रख दिया है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में वो बात कही जिसे कहने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। दोस्तों, जातिवाद भारतीय समाज की एक ऐसी समस्या है जिसका उन्मूलन किए बिना भारतीय समाज प्रगति करे, ऐसा असंभव है। हम जातिवाद पर दिए गए चंद्रशेखर के उस बयान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम सबको यह जानना बेहद जरूरी है कि जातिवाद क्या है, जाति व्यवस्था किसने बनाई। इसीलिए चलिए हम आपको जाति व्यवस्था के पूरे इतिहास को अत्यंत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। सोचिए, एक बच्चा रात को आसमान की ओर देखकर सोचता है, क्या मैं सितारों तक पहुंच सकता हूं? लेकिन उसे जवाब मिलता है, तुम्हारा जन्म ही तुम्हारी सीमाएं तय कर चुका है। क्या यह सही है? क्या हमारा जन्म सचमुच हमारी किस्मत तय करता है? यही है जाति का सच, एक व्यवस्था जिसने सदियों तक सपनों को कैद किया। लेकिन सवाल यह है, यह व्यवस्था शुरू कैसे हुई और इसे बदलना क्यों जरूरी है? दोस्तों, आज हम जानेंगे जाति का पूरा इतिहास, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे यह बढ़ती गई और क्यों यह आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। वीडियो के आखिर तक आपके पास इस सवाल का जवाब होगा, या जाति को मिटाना मुमकिन है? तो चलिए आज से करीब 3000 से 4000 साल पहले चलते हैं, उस दौर में जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। भारत में उस समय का समाज बहुत अलग था। खेतों में काम होता था, लोग गायों को पालते थे और समाज धीरे धीरे संगठित हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा होने लगा, उसे एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तभी समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया। इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। वर्ण व्यवस्था का मतलब था कि समाज के अलग अलग कामों को 4 समूहों में बांटा जाए। पहला ब्राह्मण, जो पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ का काम करते थे। दूसरा क्षत्रिय, जो राजा, सैनिक और सुरक्षा से जुड़े काम करते थे। तीसरा वैश्य, जो व्यापार, खेती और पशुपालन करते थे। चौथा शूद्र, जो सेवा और श्रम का काम करते थे। ये सब कर्म आधारित, मतलब अगर आप अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं, चाहे आपका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, और अगर आप वीर योद्धा बनना चाहते थे तो आप क्षत्रिय बन सकते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता समाज में शक्ति का खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने ज्ञान को अपने तक सीमित कर लिया। उन्होंने कहा, केवल हमारे परिवार के लोग ही ब्राह्मण हो सकते हैं। इसी तरह क्षत्रियों ने भी कहा, राजा बनने का हक सिर्फ क्षत्रियों को है। यहीं से जन्म आधारित व्यवस्था की शुरुआत हुई। धार्मिक किताबों ने इसे और पक्का कर दिया, जैसे मनुस्मृति,
जिसमें लिखा गया कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं और शूद्र सबसे नीचे। सोचिए, अगर कोई बच्चा शूद्र के घर में पैदा हुआ, चाहे वह कितना भी मेहनती हो, उसे नीचे ही रहना पड़ेगा। यह कितना अन्यायपूर्ण था, है ना। अब सवाल यह है कि लोगों ने इसे स्वीकार क्यों किया। उस समय यह एक व्यवस्था की तरह पेश किया गया कि हर कोई अपने काम में लगा रहे और समाज ठीक से चलता रहे। लेकिन असली मकसद था सत्ता और अधिकार को कुछ खास लोगों तक सीमित रखना। ब्राह्मणों ने ज्ञान को, क्षत्रियों ने ताकत को और वैश्य ने धन को अपने तक सीमित कर लिया, दूसरे से अलग हो गए। सोचिए, एक ही गांव में रहने वाले लोग जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, वहां 4 तरह की वर्दी है, सफेद, नीली, हरी और लाल। हर कोई अपनी वर्दी के हिसाब से काम करता है। लेकिन एक दिन कोई नियम बना दें कि जो सफेद वर्दी वाले हैं वही क्लास के मॉनिटर बन सकते हैं और नीली वर्दी वालों को हमेशा साफ सफाई करने हैं, और यह नियम हमेशा के लिए है। क्या यह सही लगेगा? शुरुआत में वर्ण व्यवस्था ने समाज को संगठित रखने की कोशिश की, लेकिन जब इसे जन्म से जोड़ दिया गया तब यह अन्याय बन गया। जहां से जाति प्रथा का जन्म है और यह धीरे धीरे समाज के हर हिस्से में फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जाति सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं रहकर ऐसा और राजनीति का हथियार बन गया। अगला अध्याय और भी चौंकाने वाला है। अब तक हमने देखा कि जाति प्रथा की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी, लेकिन यह शुरुआत में उतनी कठोर नहीं, यह केवल समाज को व्यवस्थित करने का एक तरीका था। लेकिन जैसे जैसे समय मिलता है, यह व्यवस्था धीरे धीरे शक्ति, धन और नियंत्रण का खेल बन गया। प्राचीन भारत के वैदिक काल के बाद मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य, आज इन साम्राज्यों ने बड़े पैमाने पर शासन करने के लिए समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया। लेकिन असली मोड़ आया धर्म और शक्ति के गठजोड़ से। धार्मिक ग्रंथों और पुरोहित वर्ग ने यहां मान्यता फैलाई कि ईश्वर द्वारा बनाई गई है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने घोषित किया, ब्राह्मणों का जन्म ज्ञान देने के लिए हुआ, क्षत्रियों का जन्म शासन करने और युद्ध लड़ने के लिए हुआ है। वैश्य व्यापार और धन इकट्ठा करेंगे और शूद्र केवल सेवा करेंगे। यहां सबसे बड़ा बदलाव आया कि अब जाति कर्म आधारित नहीं बल्कि जन्म आधारित हो गई। इसका मतलब आप जहां पैदा हुए वहीं आपकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गई। अब समाज 4 वर्णों तक सीमित नहीं रहा। हर पेशे, हर काम, हर गांव के लोग अलग अलग जातियों में बढ़ने लगे। यह व्यवस्था इतनी गहरी हो गई कि भारत में आज हजारों जातियां और उपजातियां हैं। सोचिए, अगर एक गांव में 20 परिवार है तो हर परिवार की जाति अलग हो सकती थी, और यह जातियां न केवल अलग थीं बल्कि एक दूसरे से ऊपर या नीचे मानी जाती थीं। जाति ने समाज को इतना बांट दिया कि लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते थे। ब्राह्मणों को लगा कि अगर किसी शूद्र ने उनके खाने को छू दिया तो वह अशुद्ध हो जाएगा। शादी केवल अपनी जाति में हो सकती थी। अगर कोई अपनी जाति से बाहर शादी कर लेता तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। अब आते हैं मध्यकाल में, जब मुगलों और अन्य राजाओं का शासन था। जाति प्रथा ने यहां भी अपनी पकड़ बनाई। उस समय के शासकों ने जाति को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया। कुछ जातियों को जमीन दी गई तो कुछ जातियों को केवल मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। मंदिरों और दरबार में केवल ऊंची जातियों के लोगों को प्रवेश दिया जाता था। धर्म ने जाति को और पुख्ता बना दिया। धार्मिक अनुष्ठानों में केवल ब्राह्मणों को अधिकार मिला और बाकी जातियों को पूजा तक करने का हक नहीं था। अब आते हैं ब्रिटिश काल में, जहां जाति एक और बड़ा रूप लेती है। जब ब्रिटिश भारत आए, उन्होंने देखा कि जाति प्रथा पहले से ही समाज में मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसे तोड़ने की जगह इसे और मजबूत किया। अब ब्रिटिशों ने आखिर ऐसा क्या कि सबसे पहले उन्होंने 1871 की जनगणना कराई। इस जनगणना में हर इंसान की जाति दर्ज की गई। पहली बार जाति को सरकारी दस्तावेज में लिखा गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? फिर क्या अंग्रेजों ने ऊंची और नीची जातियों के बीच दूरी बढ़ाने का काम किया? उन्होंने ऊंची जातियों को नौकरियों और शिक्षा में प्राथमिकता दी और बाकी जातियां केवल मजदूरी करने तक सीमित रह गईं। ब्रिटिशों ने कुछ जातियों को विशेष अधिकार देना शुरू किया ताकि उनका समर्थन मिल सके। सोचिए, जिस जाति ने पहले समाज को संगठित किया था, अब वह पूरी तरह से बढ़ चुकी थी।
ब्राह्मणों ने शिक्षा को केवल अपने तक सीमित रखा। शूद्र और अन्य जातियों के लिए स्कूल और गुरुकुलों के दरवाजे बंद थे। सोचिए, हजारों साल तक समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रहा। क्या यह समाज को पीछे धकेलने वाला नहीं था? जाति ने अमीरी और गरीबी के बीच एक गहरी खाई बनाई। ऊंची जातियों को जमीन, व्यापार और अधिकार मिले, जबकि नीची जातियों को केवल श्रम का काम दिया गया। आज भी आप देख सकते हैं कि सबसे गरीब लोग कौन हैं। अक्सर वे वही जातियां हैं जिन्हें हजारों सालों तक हाशिए पर रखा गया। जाति ने समाज में छुआछूत को जन्म दिया। एक जाति दूसरी जाति को अशुद्ध मानने लगी। यहां तक कि सार्वजनिक जगहों, मंदिरों और को तत्पर पर कुछ जातियों का अधिकार खत्म कर दिया गया। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को केवल इसलिए पानी नहीं पीने दिया जाए क्योंकि वह नीची जाति से हैं, तो वह समाज कैसा होगा? जाति ने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे कमतर हैं। उनके सपने, उनकी इच्छाएं और यहां तक कि उनकी इंसानियत को भी दबा दिया गया। नीचे जाति का सबसे बड़ा असर यह है कि यह आज भी हमारे समाज में गहराई से मौजूद है। शिक्षा, नौकरी, शादी, हर जगह जाति का प्रभाव दिखता है। जाति के आधार पर आरक्षण की बहस, जातिगत हिंसा और अत्याचार, सामाजिक भेदभाव शुरू हो गया। सोचिए, यह प्रथा जो 1002 साल पहले शुरू हुई थी, वह आज भी कैसे हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। लेकिन जाति के खिलाफ संघर्ष कैसे संतों का भी और बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य महानायकों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी और हमें एक नई दिशा दी। लेकिन क्यों यह लड़ाई आज भी अधूरी है? यह एक लड़ाई थी और लड़ाई आज भी जारी है। जाति के खिलाफ लड़ाई हजारों साल पहले शुरू हो गई थी। 12वीं से 15वीं सदी के बीच संतों और सुधारकों ने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। संत कबीर जी, उन्होंने कहा, जात न पूछो, साधु की पूछ लीजिए। ज्ञान उनका संदेश था कि इंसान की पहचान उसके काम और सोच से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति से। और गुरु नानक जी, सिख धर्म के संस्थापक, ने कहा कि सभी इंसान बराबर है। उनके लंगर में हर जाति के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इसके बाद आते हैं रविदास जी, एक चमार जाति से आने वाले संत ने समानता और भेदभाव रहित समाज की वकालत की। लेकिन संतों का संदेश समाज में गहराई तक नहीं पहुंच पाया। जाति प्रथा का असर इतना मजबूत था कि यह हर जगह मौजूद रहे। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में शिक्षा और जागरूकता बढ़ने लगी। लोगों ने जाति प्रथा की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को पहचानना शुरू किया। लेकिन असली क्रांति 20वीं सदी में आई, जब एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने जाति को जड़ से खत्म करने की ठानी। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में एक दलित परिवार में हुआ। उनके जीवन का हर पहलू जाति प्रथा के अत्याचार से जुड़ा हुआ था। बचपन में उन्हें स्कूल में पानी नहीं छू सकते थे क्योंकि उनकी जाति अछूत मानी जाती थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन्होंने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। अंबेडकर ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। वे कहते थे, शिक्षा वो अस्त्र है जिससे आप समाज की हर बाधा को पार कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। अंबेडकर ने जाति प्रथा को चुनौती देने के लिए 3 मुख्य कदम उठाए। पहला, शिक्षा। उन्होंने लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाया। उनके मुताबिक शिक्षा इंसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आत्मविश्वास देती है। दूसरा, संवैधानिक अधिकार। अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जाति आधारित भेदभाव गैर कानूनी है। उन्होंने अनुच्छेद 15 जोड़ा, जो जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और अनुच्छेद 17 के जरिए छुआछूत को खत्म किया गया। तीसरा, सामाजिक आंदोलन। अंबेडकर ने कई सामाजिक आंदोलन चलाए, जैसे महाड सत्याग्रह। यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए था। मनुस्मृति का दहन। उन्होंने यह दिखाने के लिए मनुस्मृति को जलाया कि जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार से चुनौती दी जानी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। उन्होंने लाखों दलितों को प्रेरित किया
कि वे असमानता और न्याय के लिए बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन जाति के खिलाफ संघर्ष आज भी क्यों जरूरी है? आजादी के 75 साल बाद भी जाति प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। यह हमारे समाज के हर हिस्से में मौजूद है। दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए उच्च शिक्षा अभी भी एक चुनौती है। आज भी सबसे गरीब वर्ग में अधिकतर लोग दलित या अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं। हर साल सैकड़ों मामले आते हैं जहां जाति के आधार पर लोगों को पीटा जाता है या उनका अपमान किया जाता है। जाति आधारित विवाह आज भी आम है। जाति से बाहर शादी करने वालों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सदियों से इसका शिकार होते चले आए हैं, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण भी तो लागू किया है। आरक्षण प्रणाली जातिगत असमानता को दूर करने का एक प्रयास था, लेकिन इसे लेकर समाज में काफी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण से जातिगत भेदभाव कम हुआ है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह अब समाज में नई तरह की असमानता पैदा कर रहा है। इस बहस का समाधान आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे एक सामाजिक मुद्दे के रूप में देखें, न कि केवल राजनीतिक बहस के रूप में। लेकिन इस जाति प्रथा को खत्म करने की आज की जरूरत में हम क्या कर सकते हैं? जाति प्रथा को खत्म करने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि इंसान की पहचान उसके काम और चरित्र से होती है, न कि उसके जन्म से। अपने जीवन में हर इंसान के साथ समानता का व्यवहार करें। उन नेताओं और संगठनों का समर्थन करें जो जातिवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब भी जातिगत भेदभाव देखें तो चुप न रहें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। दोस्तों, जाति प्रथा को खत्म करना एक लंबी लड़ाई है। यह केवल कानूनों से नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने से संभव होगा। अंबेडकर ने कहा था, जाति खत्म करने के लिए हमें पहले इसे अपनी मानसिकता से निकालना होगा, क्योंकि जब तक जाति है तब तक असमानता है, और जब तक असमानता है तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। जाति की कहानी हमें डराती भी है और प्रेरणा भी देती है। डराती है क्योंकि यह दिखाती है कि हमारा समाज कितना बड़ा हुआ है, लेकिन प्रेरणा देती है क्योंकि अगर अंबेडकर जैसे लोग इसे चुनौती दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। तो आइए जाति को खत्म करने की इस यात्रा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि बदलाव हमसे शुरू होता है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत के लिए है जहां हर इंसान बराबर हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अब हम आपको जातिवाद पर दिए गए चंद्रशेखर आजाद के बयान के बारे में भी बताएंगे। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद ने ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों और सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों के मन में वहम है कि वे लोग संविधान को खत्म कर देंगे और मनुवादी सोच पर आधारित वही सड़ी गली व्यवस्था इस भारत में फिर से लागू करेंगे, तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि अब वो समय नहीं रहा जो बहुजन समाज चुपचाप अन्याय और शोषण को सहता रहेगा। अब पूरा बहुजन समाज अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और मनुवादी ताकतों से जमकर सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। अगर संविधान पर आंच आई तो बहुजन समाज का बच्चा बच्चा संविधान विरोधियों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम लोग बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब वह समय कभी नहीं आएगा जिसका सपना बीजेपी और आरएसएस के लोग देख रहे हैं। संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। मित्रों, आज हमें और आपको जरूरत है कि हम लोग अपने सच्चे नेताओं का साथ दें और बाबा साहब अंबेडकर की राह पर चलकर समता मूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी तुलना दुनिया में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। उनका संघर्ष एक विशाल सागर के समान है जिसके आदि और अंत का पता लगाना बहुत ही कठिन है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।